स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है बाउंसिंग ऑफ बॉल। बच्चों, इससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस के दौरान मिलेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, पर क्या क्या वो क्वेश्चंस होते हैं पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी जो है यहां से ड्रॉप की गई। तो बच्चों, इस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोग यहाँ पर मार्क कर देते हैं। जब इसको ड्रॉप किया गया वो है 0। और क्वेश्चन में बोला गया कि इसको h हाइट से एक ग्राउंड सरफेस पे हम लोगों ने ड्रॉप किया है। तो बच्चों, हमें जब इसको ड्रॉप कर देंगे तो आप जानते हैं कि h हाइट ट्रेवल करते हुए ग्रेविटी की प्रेजेंस में जब ये यहां पर आके टकराएगी तो टकराते टाइम इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, जिसको अपन क्या लिखते थे, √2gh। और वो वेलोसिटी कहां होती थी, डाउनवर्ड्स। तो बच्चों, एरो ऑलरेडी डाउनवर्ड लगा हुआ है, उस वेलोसिटी को हम लोग मार्क कर देते हैं कितना, v। अब क्वेश्चन में बच्चों हम लोग कोलिजन की बात कर रहे हैं कि पहला कॉलिजन हुआ। बच्चों, ये हम लोगों ने जो नीचे बनाया ना, सरफेस के नीचे ये चीज जो बनाई है वो सिर्फ इतना शो कर रही है कि ये कॉलिजन नंबर 1 है। क्योंकि आपको पता है कि बॉल जो होगी वो टकरा के इसी के बाद ऊपर उठ जाएगी, फिर टकराएगी, फिर यहीं से ऊपर उठ जाएगी, फिर टकराएगी, फिर यहीं ऊपर उठ जाएगी। पर एक में ही इतनी सारी ओवरलैपिंग ना हो जाए, इसलिए इसको हम लोगों ने सीक्वेंस में कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो बच्चों, जब ये यहाँ पे आके टकराएगी तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ग्राउंड के साथ ये जब कोलाइड कर रही है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है यहाँ पर, E। अब वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक वो तो क्वेश्चन हमको बताएगा ई की वैल्यू देकर, पर जब तक हमें कुछ भी गिवन नहीं है हम लोग मानकर चल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, ई। बच्चों, नोटिस कीजिए, जब ये यहां पे आके टकराएगा और मान लेते हैं कि इन इलास्टिक कॉलिजन है तो टकराने के बाद कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी में लॉस होगा। इसकी स्पीड जिससे वो टकराई है उससे वापस से ऊपर की तरफ रिबाउंड नहीं होगी क्योंकि एनर्जी का लॉस हो चुका है। तो बच्चों, जब ये v से टकराई है तो अब इसके बाद जब ये टकराने के बाद ऊपर उठेगी तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी हो गई है, v1। अब बच्चों, अपन वही ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं, सोच के देखिएगा। ये v1 से ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी जब तक 0 नहीं हो जाएगी तब तक ये ऊपर जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0। बिल्कुल। और फिर ये ऊपर से ग्रेविटी की प्रेजेंस में नीचे आएगी। बच्चों, इस पूरी साइकिल को देखिए, यहां से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, यहां तक कहीं भी कोलिजन नहीं हुआ है। तो हम जानते हैं कि सिर्फ अगर ग्रेविटी प्रेजेंस है तो जिस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया उसी स्पीड से इसने यहाँ पे कोलाइड किया होगा। तो बच्चों, v1 से अगर ये ऊपर गई है तो टकराते टाइम भी इसकी स्पीड कितनी होगी, v1। अब बच्चों, v1 से जब ये टकराई है तो दूसरे नंबर का कोलिजन हुआ है और फिर से अगर कोलिजन हुआ है तो हो सकता है कि अगेन यहां पर एनर्जी लॉस हो रही हो। और अगर एनर्जी लॉस हुई है तो v1 से जब ये टकराई, एनर्जी लॉस हो गई तो रिबाउंड करते टाइम हो सकता है कि इसकी स्पीड अब कितनी हो गई हो, v2। अब बच्चों, जब ये v2 से ऊपर जाएगी तो नोटिस कीजिए, यहां से ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे आ रही है। इस दौरान कहीं भी उस पर कोई कोलिजन नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट यहां लगेंगे कि जिस स्पीड से फेंका गया था उसी स्पीड से यहां पे आके टकराई होगी। तो लेट अस कंसीडर, जब ये टकरा रही है तो ये क्या होगा, v2। और v2 से टकराने के बाद अगेन इसके बाद जब कोलिजन होगा तो फिर एनर्जी लॉस होगी, फिर ऊपर उठेगी तो अब स्पीड चेंज हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, v3 एंड सो ऑन। बच्चों, हम लोगों ने सिर्फ 2 या 3 कॉलिजन तक मार्किंग की है, इसी से हमारे रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से, जब गिराया गया था तो इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, 0। जब टकराई है तो टकराते टाइम इसकी स्पीड होगी √2gh, पर टकराने की वजह से एनर्जी में कुछ लॉस हो गया तो जिस स्पीड से टकराई थी उससे अलग स्पीड से ये रिबाउंड हुई। जब ये ऊपर की तरफ गई तो इस दौरान कहीं भी कॉलिजन नहीं हुआ, तो v1 से गई थी तो v1 से ही टकराई। फिर एनर्जी लॉस हुआ दूसरे कॉलिजन में तो v1 से टकराई तो अब कुछ अलग स्पीड से ऊपर उठी, फिर ऊपर गई और नीचे आई। इस दौरान कॉलिजन नहीं है तो v2 से ऊपर गई तो v2 से ही नीचे आई। यहां तक के डिस्कशन को बच्चों हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पर उसके पहले भी अगर हम लोग एक और चीज यहां पर नोटिस करें तो क्या हमें दिया गया है उस पर बात करते हैं। बच्चों, जब इसको गिराया था तो ये कितनी हाइट पर थी, h। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इन इलास्टिक कॉलिजन अगर हम मान ले तो एनर्जी में लॉस होगा, और हम जानते हैं कि टकराने के बाद ये वापस से उस हाइट तक आ पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो बच्चों, जब हमने h हाइट से इसको गिराया था तो टकराने के बाद ये वापस से सिर्फ h1 हाइट तक जा पाई, जो कि पहले से कम है। फिर दूसरे नंबर का कॉलिजन हुआ तो अगली बार हाइट और कम हो गई, फिर तीसरे नंबर का कॉलिजन हुआ तो अगली बार हाइट कम हो गई और धीरे 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 कम होती जा रही है। और ये कब तक वहां पर कोलाइड करती रहेगी, जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी एकदम 0 ना हो जाए। तो लास्ट वाले जो कॉलिजन्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब हम उसको डायरेक्टली आईज से देख नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया कि अप टू इनफाइनाइट कॉलिजन्स होते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो बच्चों डिस्टेंस लिखने का तरीका, यहां से यहां तक कितनी हो गई, h। फिर ये ऊपर गई कितनी, h1, फिर नीचे आई कितनी, h1। तो बच्चों यहां अगर h चली है तो यहां कितनी चली है, 2h1। इसी तरह से यहां
2h2 क्योंकि h2 ऊपर h2 नीचे, यहां कितनी 2h3, यहां कितनी 2h4, सबको जोड़ देंगे इस तरह से तो हम लोग टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो यही सारी बातें बच्चों हमको करनी है कि टकराने के बाद के n कॉलिजन्स अगर उसने कर लिए हैं तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, n कॉलिजन्स कर लिए हैं तो n कॉलिजन के बाद h हाइट से गिराया था तो n कॉलिजन्स के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो एक बार डायग्राम को आप और अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सर क्यों ना अपन यहाँ पर टाइम के बारे में बोल दें? बिल्कुल सर, टाइम के बारे में अगर हम लोग बोल दें तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक अगर इस बॉडी को नीचे आने में टाइम लगता है मान लीजिए कितना t, तो अगली बार हाइट चेंज हो गई है तो असेंडिंग टाइम बच्चों अगर मैं मान लूं t1 तो डिसेंडिंग टाइम भी कितना होगा t1। तो बच्चों ये टाइम है अगर t तो ये कितना हो जाएगा 2t1। दैट इज टाइम इज इक्वल टू, जब ऊपर से नीचे आई टोटल टाइम सर यहां पर लिख रहे हैं आप चेक कीजिए, ऊपर से नीचे आई तो कितना था t, इसके बाद ऊपर गई और फिर नीचे आई तो टोटल टाइम हो गया 2t1। फिर बच्चों ऊपर गई और नीचे आई, हाइट अलग है तो टाइम लिख देते हैं 2t2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अब ये सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं। जैसा मैं बोल रहा था कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलिजन में आप नोटिस कर रहे हैं टकराने के तुरंत पहले स्पीड है v और टकराने के तुरंत बाद है स्पीड v1 और हम जिससे कोलाइड करा रहे हैं वो है ग्राउंड। और ग्राउंड को अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही सर ने आपको समझाया था कि ग्राउंड को हम लोग रेस्ट पर कंसीडर कर रहे हैं। टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों ही केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन सिर्फ होगी बॉल की इनिशियल और बॉल की फाइनल। सर यहाँ पर कई बार बच्चों को एक डाउट आया था जी कि सपोज सर अपन यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं तो आ रही है mv से, जाने वाली है अपोजिट डायरेक्शन में mv1 से, तो सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट आप कहते हो कि कोई भी कोलिजन हमेशा इक्वल रहता है, पर यहाँ पर mv और mv1 तो इक्वल होंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो देखिए सर ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है बच्चों आप लोगों के लिए, और यहाँ पर जैसा कि सर ने पूछा कि अगर मैं COLM लगा दूं, COLM लगा दूं तो वैलिड ही नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्योंकि आई थी mv से डाउनवर्ड्स और गई है mv1 से अपवर्ड। तो इनिशियल थी डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइनल है अपवर्ड डायरेक्शन। इनिशियल मैग्नीट्यूड कुछ और था, फाइनल मैग्नीट्यूड कुछ और है। ये तो वायलेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो एग्जैक्टली बच्चों ये चीज हमारे सोचने में आ जाती है। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर सिस्टम कंसीडर करें, किस किस को, ग्राउंड प्लस बॉल, सिस्टम किसको ले, ग्राउंड प्लस बॉल। तो मैंने क्या बोला कि ग्राउंड की वेलोसिटी को हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। एग्जैक्टली जब हम लोग मानकर चले तो ग्राउंड इज वेरी हैवियर देन बॉल, तो उस केस में ग्राउंड की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी पर वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर ना करते हुए इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। पर अगर हम लोग अपना सिस्टम ले ले बॉल प्लस ग्राउंड और ग्राउंड की भी वो नेग्लिजिबल वेलोसिटी कंसीडर करें तो मोमेंटम अब भी कंजर्व होगा। पर ध्यान रखें कि हम अभी सिर्फ और सिर्फ बॉल को सॉल्व कर रहे हैं और बॉल की स्पीड्स कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर द n कॉलिजन्स। तो ये बात जो आपको है वो ध्यान में रखनी है कि ग्राउंड को हमने रेस्ट पे मान रखा है, पर एग्जैक्टली वो हमेशा रेस्ट पे हो या रेस्ट पे होता है ऐसा जरूरी नहीं है। नेग्लिजिबल वेलोसिटीज होने की वजह से हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली सर। तो बच्चों जैसा सर ने आपको कहा कि इनकी वेलोसिटी के बारे में अपने को डिस्कशन है, तो ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द nth रिबाउंड। मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एक बॉल को ड्रॉप करा, सेकंड रिबाउंड के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, थर्ड रिबाउंड के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई। तो बच्चों अपन ऐसा नहीं पूरा मेथड पूरा सॉल्व करेंगे, अब अपन यहां से कुछ ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं कि जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप 10th नंबर या कोलिजन के जस्ट बाद भी आपसे पूछे वेलोसिटी कितनी है तो आप उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा क्या अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला था v2 - v1 अपॉन u1 - u2। बच्चों एक चीज बताएं, अपन 1 और 2 किसको मान रहे हैं? बच्चों यहां पर u2 0 v2 0 बिकॉज 2 और v2 ये दोनों अपना ग्राउंड है, ग्राउंड या फिर अर्थ है। और वैसे ही सर ने बोला उसको अपन कंसीडर करते हैं कि वो रेस्ट पर है, तो u2 0 v2 0। तो सोच के देखो अगर मैं यहां पर u2 0 कर देता हूं, v2 0 कर देता हूं तो e की वैल्यू आएगी माइनस v1 अपॉन u1। बच्चों ये अपना e की वैल्यू आ गई। अब v1 और u1 क्या, u1 वो टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी, v1 टकराने के जस्ट बाद की वेलोसिटी। सर ने आपको जस्ट अभी डायग्राम दिखाया था, जब उसको h हाइट से छोड़ा तो कितनी वेलोसिटी टकरा रहा है, v से। इसका ये उसका u1 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस v। और बच्चों टकराने के जस्ट बाद जो उसकी वेलोसिटी वो कितनी है, पॉजिटिव v1, बिकॉज वो कहाँ जा रही है, ऊपर। तो बच्चों अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर ध्यान दीजिएगा मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ पॉजिटिव v1 बिकॉज वो ऊपर जा रहा है, बच्चों जे कैप में है, अपॉन u1 दैट इज ऑफ माइनस v। तो बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मैग्नीट्यूड वाइज उसका आंसर जाएगा v1 बाय v। तो यही चीज अपन यहां देखते हैं, फर्स्ट कोलिजन E इक्वल्स टू v1 बाय v जो अपन यहां देखा, विच इज इक्वल टू v1 इक्वल्स टू ev। तो बच्चे यहां से अपन क्या सीखे
यहां से अपन एक फटाफट बात सीख सकते हैं कि एक कोलिजन के बाद किससे, अर्थ से एक कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी प्रीवियस की ई टाइम्स हो जाती है। ई टाइम्स, प्रीवियस की ई टाइम्स हो जाती है। क्या प्रीवियस की उसकी कितनी थी, v थी, उसकी क्या हो गई ई टाइम्स। तो बच्चों सोच के बताओ सेकंड कोलिजन के लिए क्या होगा। सेकंड कोलिजन से टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड थी v1, टकराने की बात थी v2, तो v2 विल गेट ई टाइम्स ऑफ v1, तो v2 विल गेट ई टाइम्स ऑफ v1। तो बच्चों वापस वही बात, जो उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद होती है वो प्रीवियस की ई टाइम्स हो जाती है। तो सेकंड कोलिजन में कितनी होगी, v2 इज ई टाइम्स ऑफ v1। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जो टकराने के बाद की वेलोसिटी है वो पुरानी वाली वेलोसिटी के जो टकराने से जस्ट पहले की है उसकी ई टाइम्स हो जाती है। तो बच्चों v2 इज इक्वल टू ev1। बच्चों सोचो v1 क्या था, v1 था ev। क्या इस v1 की जगह ev पुट कर दे, या अपने ev पुट कर दिया, क्या बन गया e स्क्वायर v। तो बच्चों अपने क्या देखा, ये v तो इनिशियल थी, मतलब फर्स्ट पोजीशन से जस्ट पहले वाली, ये v भी फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले वाली, ये v1 फर्स्ट कोलिजन के बाद वाली। तो बच्चों अपन यहां से कंक्लूजन निकाल देते हैं कि अगर फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बात पूछा तो v1 था ev, सेकंड कोलिजन के जस्ट बात पूछा तो आ गया e स्क्वायर v। बच्चों ये v कौन सी थी, फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले। तो बच्चों अगर तुमसे पूछे v3 क्या होगा, तो क्या है ऐसे, क्या सिंक्रोनाइजेशन देख सकते हो आप, दैट इज e की पावर 3v। इसका मतलब अगर मैं nth कोलिजन के बाद की वेलोसिटी पूछूंगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर द फर्स्ट कोलिजन, तो आप क्या बोलोगे e की पावर nv। तो बच्चों यही अपना जनरल फॉर्मूला हो गया। मान लो आपसे पूछता हूं कि 10th कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ v, तो आप बोलोगे e की पावर 10v। तो बच्चों सिमिलरली vn इज इक्वल टू e की पावर nv। और बच्चों इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। बिल्कुल। तो सर क्या यहाँ पर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि e की पावर वही होगी जो नंबर ऑफ कॉलिजन होगा? एग्जैक्टली सर, है ना, पहला कॉलिजन है तो e की पावर 1, दूसरा कॉलिजन है तो e की पावर यहाँ पे आ गई 2, आपने बताया तीसरा कॉलिजन होगा तो e की पावर 3, तो nth कॉलिजन होगा तो e की पावर n, तो e की पावर n टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड जस्ट बिफोर द कॉलिजन। बिल्कुल सर। तो बच्चों हम लोगों ने ऑब्जर्व किया स्पीड के बारे में। अब बच्चों हम लोग इसी रिजल्ट को यूज करेंगे। पहला रिजल्ट क्या था, v1 इक्वल टू ev। बच्चों आपको पता है कि मैंने आपको बार बार बोला था कि जब बॉडी h हाइट से नीचे आई थी और वो टकराई थी तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, √2gh, क्योंकि h हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया था, तो टकराते टाइम उसकी स्पीड क्या थी, √2gh। और v1 को अगर हम लोग देखें तो v1 कब आया था, वो जब h1 हाइट तक गई थी। तो बच्चों h1 हाइट के लिए v1 की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, √2gh1। बच्चों इन्हीं का यूज करके आपको रिलेशन मिल रहा होगा जो मैं आगे बात करना चाह रहा हूं। बच्चों ये v1 से हम लोग h इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, यहां पे भी v से हम लोगों ने h इंट्रोड्यूस किया है, तो क्यों ना अब इसी रिलेशन का यूज करते हुए हम लोग h यानी कि हाइट को रिलेट कर दें कि nth रिबाउंड के बाद बॉडी इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट तक जा पाएगी। बिल्कुल सर। तो बच्चों वही है हाइट अटेन बाय द बॉल आफ्टर द nth रिबाउंड, मतलब n रिबाउंड्स बाद वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट तक पहुंच पाएगी। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, इनिशियल के रिस्पेक्ट में, और इनिशियल कितनी थी, h। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए फर्स्ट कॉलिजन में जो रिजल्ट हम लोगों ने यूज किया वो क्या था, v1 इज इक्वल टू ev। बिल्कुल सर। और जैसा अभी मैंने बोला कि v1 को अपन लिख सकते हैं √2gh1 और v को लिख सकते हैं √2gh। बच्चों आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों का स्क्वायरिंग कर दूं तो बच्चों ये रूट कैंसिल होके यहां क्या लग जाएगा, e की पावर 2। तो ये वही रिजल्ट हमारे सामने आ गया है, दैट इज h1 इज इक्वल टू e स्क्वायर h। आप नोटिस कीजिए कि h1 की वैल्यू e स्क्वायर टाइम्स आई है किसके, h के। h क्या है, इनिशियल हाइट, उसके रिस्पेक्ट में जो फाइनल हाइट है वो कितनी हो गई है, e स्क्वायर टाइम्स। बिल्कुल। तो जो अगर हम लोग इसी केस में सेकंड कॉलिजन की बात करें तो नोटिस कीजिए सर ने आपको अगर सेकंड कॉलिजन के बारे में अभी बताया तो v2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, e स्क्वायर v। उसी को बच्चों हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। नोटिस कीजिए फॉर सेकंड कॉलिजन v2 इज इक्वल टू कितना होगा, e स्क्वायर v। अब ध्यान दें v2 के लिए ये कब कैलकुलेशन हुई थी, जब हाइट कितनी थी, h2, और v कौन सा था, टकराने के तुरंत पहले जब वो कितनी हाइट से आई थी, h हाइट से। तो बच्चों v2 हो गया √2gh2 और v कितना हो गया, √2gh। बच्चों अगेन हम लोग स्क्वायरिंग कर दें यहां पर तो नोटिस कीजिए सर ये h2 है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया सर, तो यहां पर हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये वैल्यू जो है वो h स्क्वायर नहीं है, ये वैल्यू है एग्जैक्टली h2। बिल्कुल, h2 इज इक्वल टू e की पावर 4h। बच्चों यहां पर इस रिलेशन को ध्यान दीजिए और अब मैं यहां पर जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान दें। पहला कॉलिजन था तो e की पावर कितनी थी, 2।
दूसरा कॉलिजन है तो e की पावर क्या है 4, मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन से 2 टाइम्स ज्यादा है। ऑब्जर्व कीजिए, पहला कॉलिजन तो पावर कितनी है 2, दूसरे कॉलिजन है पावर 4, तीसरे कॉलिजन में पावर 6, चौथे कॉलिजन में पावर 8, मतलब जो पावर है वो नंबर ऑफ कॉलिजन से 2 गुना है। बिल्कुल। तो बच्चों अगर मैं यहां पर nth कॉलिजन की बात करूं तो ये अगर n हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी 2n। नोटिस कीजिएगा अगला रिजल्ट वही है, hn इज इक्वल टू e की पावर 2n इंटू h। तो यहां से हम लोग फाइनली पूछ सकते हैं कि मैंने आपसे पूछ लिया कि बच्चों 10वें कॉलिजन के बाद पार्टिकल की जो फाइनल हाइट होगी वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, कौन से कॉलिजन के बाद, 10वें कॉलिजन के बाद। तो h10 इज इक्वल टू e की पावर 2 इंटू 10, यानी कि 20 इंटू h, क्योंकि पावर क्या होगी नंबर ऑफ कॉलिजन से 2 गुना ज्यादा। बिल्कुल सर। तो बच्चों हमने जो रिजल्ट निकाले उसको यहां पर एनालाइज कर देते हैं दोबारा से। हम लोगों ने निकाला vn इज इक्वल टू e की पावर n इंटू v। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलिजन या नंबर ऑफ रिबाउंड जो हमको दिया है, और hn हमारे पास आया है e की पावर 2n इंटू h। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए इन दोनों रिजल्ट्स को, ये टकराने के तुरंत पहले की स्पीड थी। h कौन सा था, हम लोगों ने पहले कॉलिजन के पहले जहां से उसको हमने गिराया था वो हाइट, और ये सारे रिजल्ट्स अब तक हम लोगों ने ऑब्टेन किए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। इसका डिस्कशन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही सर ने आपको समझाया था कि अगर बॉल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो कितना कवर करेगी h, पहले कोलिजन के बाद h1 ऊपर h1 नीचे मतलब 2h1, दूसरे कोलिजन के बाद h2 ऊपर h2 नीचे मतलब 2h2 एंड सो ऑन। तो बच्चों वही अपन ने लिखा है h प्लस 2h1 प्लस 2h2 अप टू इन्फिनिटी, जब तक इनफाइनाइट कोलिजन हो रहे हैं। बच्चों और अभी अपन ने एक और बात सीखी, अगर अपन h1 और h2 को लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ h, तो h1 की वैल्यू क्या सीखी, दैट इज e² h। बिल्कुल सर। और h2 है e की पावर 4h, और बच्चों h3 होगा तो e की पावर 6h। तो बच्चों यहां पर अपन h1 की वैल्यू, h2 की वैल्यू, h3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो गया, h तो एज इट इज, 2 एज इट इज, h1 की जगह e² h प्लस 2, h2 की जगह e की पावर 4h, h3 की जगह e की पावर 6h एंड सो ऑन। बच्चों यहां पर आप क्या देख सकते हैं, इन सभी टर्म्स के अंदर अगर मैं पहली टर्म को अकेला छोड़ देता हूं और कंसीडरिंग फ्रॉम सेकंड टर्म एंड लास्ट, तो बच्चों इस सेकंड टर्म से लास्ट तक की टर्म्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या ये पूरी टर्म पहली टर्म 2e² h सब में कॉमन आ जाएगी। बिल्कुल, सब में e की पावर 4 6 है तो e² सबसे कॉमन निकाला जाए। इसका मतलब सब में से मैं 2e² और h कॉमन ले सकता हूं फ्रॉम द सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म को अपन कुछ नहीं छेड़ रहे। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्या होगा, h एज इट इज, सब में से मैंने 2e² h कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहां पर बच गया 1, यहां बच गया e², यहां बच गया e की पावर 4, यहां क्या बच गया e की पावर 6। तो बच्चों ये तो हो गया अपनी ये वाली स्टेप। अब क्या सोचते हैं यहाँ पर, अब क्या दिखाई दे रहा है सर, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज हमको exactly दिखाई दे रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या ये जीपी दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसने का है, e² का, और फर्स्ट टर्म कितनी है 1। याद करो, आपको यहाँ से क्या दिलाना चाहता हूँ याद, कि समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी टर्म्स क्या होती थी, a upon 1 minus r। इसका फॉर्मूला आता था a upon 1 minus r, where a is the first term that is 1, r is the multiplication factor which is equal to e², और इसको हम लोग कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। एग्जैक्टली सर। तो क्या बच्चों यहाँ पर अपन इसको आगे यूज कर सकते हैं, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, h प्लस 2e² h, और बच्चों इस पूरी टर्म की जगह a 1 दैट इज फर्स्ट टर्म, एग्जैक्टली 1 माइनस r, r इज e², तो 1 upon 1 माइनस e²। बच्चों यहां पर अपन h वापस कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, वो सब कुछ करने के बाद अपना जो टर्म बचेगी वो होगी h 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e²। बच्चों ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, वेयर h इज द इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर द फर्स्ट कोलिजन। तो बच्चों ये h वो है e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बच्चों ये अपने को याद रखना है, और यही चीज वापस अपने को काम में भी आ सकती है। अगर कभी आपसे पूछें कि एवरेज स्पीड कितनी है, तो आपको यही टोटल डिस्टेंस यूज करना है अपॉन टोटल टाइम करना है, तो उससे आप क्या निकालोगे, एवरेज स्पीड। बिल्कुल। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये जो डिस्टेंस की इक्वेशन है वो एक बार फिर से आप ऑब्जर्व कर लें, दैट इज h ब्रैकेट में 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e²। इसको कैसे यूज करना होगा वो हम लोग आपको आगे क्वेश्चंस की फॉर्म में बताएंगे। तो बच्चों अपने पास क्या क्या टर्म हो गई कि nth कॉलिजन के बाद स्पीड क्या होगी, nth कॉलिजन के बाद हाइट अटेन क्या होगी, हमारे पास आ गया कि टोटल कॉलिजन्स में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, और आपको याद है जब हम लोग डायग्राम इसका डिस्कस कर रहे थे तो सर ने कॉर्नर में लिखा था कि टोटल टाइम क्या होगा, अब वही पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग अब टाइम टेकन इन nth रिबाउंड डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए क्या सिचुएशन है। फर्स्ट कॉलिजन,
बच्चों फर्स्ट कॉलिजन में हमने निकाला था h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच। आप ध्यान से देखें, इस सिचुएशन में हम लोगों को अगर पता है कि बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और h हाइट से जब वो ड्रॉप करते हुए यहां पर आती है, तो बच्चों याद कीजिए जो टाइम लगेगा वो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड से निकाल सकते हैं। याद कीजिए वो इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, ut 0 है, बिल्कुल। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस h इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन माइनस g, और टाइम हमें निकालना है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो h की जगह क्या लिख दिया, हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों h है तो हाफ जी टी स्क्वायर, और h1 हाइट है तो हाफ जी t1 स्क्वायर, क्योंकि हाइट अलग हो जाने की वजह से टाइम भी अलग अलग होगा। तो वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इस टर्म को बच्चों मैं यहां से हटा रहा हूं, ऑब्जर्व कीजिए। तो बच्चों सबसे पहली चीज हम लोगों ने फर्स्ट कॉलिजन में जो h का रिजल्ट यूज किया है वो है h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच। और जैसा अभी अभी मैंने प्रूफ करके बताया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से हम लोगों ने रिलेशंस निकाले हैं, हाफ GT1 स्क्वायर और इसका है हाफ GT स्क्वायर। बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, हाफ g से हाफ g कैंसिल, तो नोटिस कीजिए क्या बचा, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर लिख देता हूं बच्चों, बिल्कुल, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर टी स्क्वायर, सभी स्क्वायर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, ET। बच्चों नोटिस कीजिए, मैं रिजल्ट अब दूसरा बताने से पहले आपको नोटिस करा रहा हूं कि रिजल्ट आना क्या चाहिए। पहला कॉलिजन है तो e की पावर 1 आई है, पहला कॉलिजन है तो e की पावर 1 आई है। बताओ दूसरा कॉलिजन होगा तो e की पावर 2, तीसरा कॉलिजन होगा e की पावर 3, nth कॉलिजन होगा e की पावर n, मतलब tn इज इक्वल टू e की पावर nt। ये अपना आंसर आना चाहिए। तो बच्चों हम लोग वही चीज डिस्कस कर रहे हैं सेकंड कॉलिजन के लिए। e की पावर 1 थी फर्स्ट कॉलिजन में, सेकंड कॉलिजन में e की पावर 2। ये t कौन सा है, पहले कॉलिजन में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था जहां से उसको h हाइट से गिराया था, तो h हाइट में पहले कॉलिजन के फर्स्ट की बात करो, बिफोर द फर्स्ट कॉलिजन, यहां से हमने उसको गिराया था, तो यहां से नीचे आने में उसको जो टाइम लगा था वो कितना था t। उसके बाद वो टकरा के ऊपर गई थी, फिर टकरा के ऊपर गई थी, फिर टकरा के ऊपर गई थी, इस तरह की सिचुएशन थी। तो ये t कौन सा था, h हाइट से गिरने पर। तो पहले कॉलिजन में e की पावर 1, दूसरे कॉलिजन में e की पावर 2, और अगर nth कॉलिजन होगा तो t की पावर n इज इक्वल टू e की पावर n इंटू t। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो बच्चों जल्दी से रिजल्ट आप एक बार फिर से एनालाइज कीजिए। vn इज इक्वल टू e की पावर nv, h की अगर वैल्यू निकालनी है hn इज इक्वल टू e की पावर 2n इंटू h, और tn निकालना है तो e की पावर nt। बिल्कुल बच्चों इससे एक बात सिमिलरली अगर आपने पूछा है टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम सर ने जस्ट आपको समझाया अभी इंडिविजुअल टाइम के बारे में। तो ऊपर से पहली बार नीचे में t, फिर t1 ऊपर, फिर t1 नीचे, फिर t2 ऊपर, फिर t2 नीचे, इसका मतलब t1 t1 2t1, t2 t2 2t2, तो क्या वही ले सकते हैं t प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3। बच्चों क्या सीखा, t1 क्या लिख सकते हैं अपन, t1 इज इक्वल टू e की पावर n इज 1 इंटू t, t2 e की पावर 2 इंटू t। बच्चों वही चीज से आप रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो t1 et, t2 e स्क्वायर t, t3 e क्यूब t। बच्चों वापस अपन वही सोच रहे हैं जैसा अपन ने h वाले कंसेप्ट में सोचा था। पहली टर्म को छोड़ दो और जो रिमेनिंग टर्म है उनमें से 2et कॉमन ले लो, तो देखो क्या होगा। उसके बाद पहली टर्म छोड़ दिया, सेकंड टर्म में से अगर मैं 2et कॉमन ले लूं या फिर 2t भी कॉमन ले लूं तब भी चलेगा। मान लीजिए बच्चों मैंने 2t कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचेगा, e स्क्वायर e क्यूब ऐसा बन जाएगा। अगर आप 2et कॉमन लोगे तब भी काम चल जाएगा, तब आपकी टर्म में आ जाएगा 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e क्यूब, ऐसा करते करते बन जाएगा। बच्चों ये भी जीपी है और ये भी जीपी है, एग्जैक्टली सेम आएगा। अब बच्चों इस जीपी के अंदर क्या अपने पास पहली टर्म है e, और अगर आप इस जीपी को लेते हो तो पहली टर्म होगी 1। तो बच्चों ये आपके ऊपर है, आप किससे सॉल्व करते हो। सपोज अपन इसी टर्म से सॉल्व कर रहे हैं, तो अपनी पहली टर्म कितनी है e, और बच्चों कितने का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है e का। तो अपन लिख सकते हैं वापस वही फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r, वेयर a इज इक्वल टू e 1 माइनस e। तो बच्चों वही टर्म को मैं नेक्स्ट यूज कर रहा हूं, 2t एज इट इज e अपॉन 1 माइनस e। बच्चों वापस यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं इन दोनों टर्म में से t कॉमन लेने के बाद एलसीएम लूंगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा t 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। बच्चों ये टाइम कौन सा है, टोटल टाइम, जब से बॉल को अपने छोड़ा और जब तक बॉल ग्राउंड पे आके रुक नहीं जाती तब तक। इसका nth रिबाउंड कंप्लीट होने के बाद जो टाइम लगा इनिशियल से nth रिबाउंड कंप्लीट होने तक, वो कितना लगा, 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इंटू टी। तो बच्चों ये हो गया टोटल टाइम, इसको याद रखना है। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, टोटल डिस्टेंस भी पढ़ लिया, टोटल टाइम भी पढ़ लिया। सर एक क्वेश्चन
और पूछ लेते हैं। बिल्कुल सर। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर सारे केसेस के अंदर जब से बॉल को छोड़ा एच हाइट से और जब तक बॉल सारे रिबाउंड के बाद रुक नहीं जाती तब तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होता, तो सर बच्चे क्या आंसर देंगे? सर एच आंसर होना चाहिए। एग्जैक्टली, एच डाउनवर्ड। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। बिल्कुल, इनिशियल यहां से गिराया था हम लोगों ने एच हाइट से, और फाइनली ये ग्राउंड पर आके रुकी होगी आफ्टर एनीथिंग कोलिजन। तो बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एच। That is अब इनका यूज कैसे आएगा वो आगे देखते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, सारे रिजल्ट होने के बाद टाइम की वैल्यू क्या आई हमारे पास? t 1 + e अपॉन 1 - e। जल्दी से सोचिए टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी बच्चों? यहाँ पे क्या था? h, और यहाँ पे क्या था? 1 + e स्क्वायर अपॉन 1 - e स्क्वायर। अब इसको कैसे यूज करना है देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट स्मॉल h अपॉन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिबाउंड्स। If E is the coefficient of restitution, then find average speed, दूसरा average velocity before bouncing has stopped। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको हम लोग बता चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म बच्चों, एवरेज स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चों अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करता हूं तो अभी अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछी थी, टोटल डिस्टेंस h ब्रैकेट में क्या था? 1 + e स्क्वायर अपॉन 1 - e स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू बच्चों थी t। यहां पे क्या आया था जल्दी से बताइए? 1 + e अपॉन 1 - e। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। बिल्कुल। अब बच्चों इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर होगा वो हमें क्या बताएगा? एवरेज स्पीड। और बच्चों आप चाहे तो ये जो टाइम की टर्म आई है, ये वाली पर्टिकुलर टाइम की टर्म, आपको याद है हम लोगों ने ये काइनेमेटिक्स में सीखा था कि टाइम की टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? t = √2h/g, जिससे आपकी ये पूरा इक्वेशन जो होगी वो h की टर्म में कन्वर्ट होकर आपका एक फाइनल आंसर दे देगी। बिल्कुल सर। और सिमिलरली बच्चों एवरेज वेलोसिटी, जैसे आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जस्ट आपसे अभी जस्ट डिस्कस करा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज h डाउनवर्ड, पर अगर अपन से उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज h अपॉन टोटल टाइम टेकन एज इट इज t 1 + e अपॉन 1 - e। तो t 1 + e अपॉन 1 - e, और जैसा सर ने आपको पहले बोला वो भी लिख के दिखा देते हैं, h अपॉन √2h/g इस t को कन्वर्ट कर दिया 1 + e अपॉन 1 - e। अब बच्चों बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आपके डिजायर्ड आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है, अ 1 kg बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर। जिस हाइट से गिराया है वो है 100 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आगे लिखा हुआ है एंड रिबाउंड्स अप टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ 64। तो h1 की वैल्यू हमको दी है 64 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बच्चों ये कॉलिजन जो हमको दिया है वो एक ही कॉलिजन दिया है कि 100 से गिराया, एक बार टकराने के बाद जब वो रिबाउंड हुई तो 64 यानी कि 64 सेंटीमीटर तक वो पहुंच पाई। ई निकालना है। क्या बच्चों अभी अभी ऐसा कोई रिजल्ट डिस्कस किया है हम लोगों ने? तो आंसर दीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था hn = e⁻²n × h। बताओ कितने कॉलिजन हुए हैं? 1। तो यहां पे लिख सकते हैं h1 = e⁻²h। बस बच्चों h1 की वैल्यू रख दीजिए 64, ये हो गया e स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है? 100। बच्चों सिंप्लीफाई करें तो ऑब्जर्व कीजिए e² = कितना आ जाएगा? 64/100 अंडर रूट बोथ द साइड। बिल्कुल अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/10, वैल्यू आ जाएगी 0.8 लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि ये इनइलास्टिक कॉलिजन रहा होगा। और बच्चों यहाँ से आपको ये बात ध्यान भी रखनी है कि आपका आंसर जब भी ऐसा इसमें हाइट कम हो रही है तो ई की वैल्यू आपकी 1 से कम ही आनी चाहिए। तो बच्चों अगर आपकी 1 से कम नहीं आ रही देन चेक योर कैलकुलेशन अगेन। नेक्स्ट is a question. A rubber ball is dropped from a height of 5 meter on a surface. On bouncing, it rises to a height 1.8 meter. Then the ball loses its velocity on bouncing by a factor of. बच्चों यहाँ पूछा कितने फैक्टर से अपनी वेलोसिटी को लूज कर दिया, पर अपने को यहाँ पर गिवन जो है वो हाइट है। इसका मतलब अपने को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाइट की हेल्प से निकालना है। बिल्कुल सर। और उससे ही अपन वेलोसिटीज के बारे में बात करेंगे। तो पहली स्टेप क्या होगी वो ध्यान दीजिएगा। पहली स्टेप बच्चों जैसा अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा h1 = e²h। बच्चों h1 इज 1.8 मीटर, तो 1.8 इज इक्वल टू e², h की वैल्यू 5। बिल्कुल सर। तो e² बच्चों यहां से आ गया 1.8/5। क्या बच्चों इसको लिखता हूं मैं 18/50। सिमिलरली इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं 9/25। अब बच्चों मैं दोनों से अंडर रूट ले लेता हूं तो e की वैल्यू जाएगी 3/5। बच्चों ये तो सिर्फ e की वैल्यू आ गई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अब मुझे बताना है कि वेलोसिटी में कितने फैक्टर का लॉस हुआ।
तो उससे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी बची कितनी थी कोलिजन के बाद। तो बच्चों वेलोसिटी कितनी बची है कोलिजन के बाद, उसके ऊपर कहते थे v1। फर्स्ट कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v1। कोलिजन जस्ट पहले कितनी थी v, उसको e टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बचेगा v1 इक्वल्स टू ev। याद करो इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या था, vn इक्वल्स टू e की पावर n v। तो बच्चों यहां से ही अपन ने फर्स्ट कोलिजन लिखा, v1 इज इक्वल टू e की वैल्यू आई 3/5 v। बच्चों ये तो वो वेलोसिटी है जो कोलिजन के जस्ट बाद उस पर्टिकुलर बॉल के पास है। पर लॉस कितना हुआ उसके बारे में बात करिए। लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पुराना कितना था फाइनल कितना है, दोनों का सबट्रैक्शन। तो अगर मुझसे पूछा जाए लॉस कितना हुआ तो मैं बोलूंगा लॉस इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ स्पीड v माइनस 3/5v। ये इनिशियल और ये फाइनल। तो बच्चों आंसर आया 2/5v। तो बच्चों यहां से पूछा गया कितने फैक्टर का हुआ, तो फैक्टर मतलब आगे जो कोएफिशिएंट लिखा है और यही वो फैक्टर है। तो अपन कह सकते हैं 2/5 टाइम का लॉस हुआ। तो 2/5 टाइम का लॉस हुआ, यही आपका आंसर है।